हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग ओनली आईएएस के पॉलिटी वाले रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 14 चैप्टर नेशनल इमरजेंसी तक आराम से अच्छे से डिटेल से कवर कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इसको एक साथ देखेंगे बिकॉज कंपैरिजन करने में आसानी होगी, सो दैट आपको अलग जगह नहीं पढ़ना पड़े। जो चेंजेज है, जो सिमिलरिटीज है, वो भी देख ली जाएंगी। तो देख लो, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ देखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का आपका पार्ट 5 में मेंशन है और गवर्नर पार्ट 6 में मेंशन है। और याद रखना, प्रेसिडेंट की जो आपके ऑर्डिनेंस मेकिंग आर्टिकल है वो है 1 2 3 गो। कैसे याद रखना है? 1 2 3 गो, है ना। तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं अंडर आर्टिकल 1 2 3 और अंडर आर्टिकल 2 1 3 ये आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग गवर्नर को पावर दी जाती है। याद रखना है, बोथ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इश्यू ऑर्डिनेंसेस। एंड फिर देख लो, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीओएम है, एजीआई है। ये याद रखना है बिकॉज यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ पूछा जा सकता है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव तो याद रखना है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव याद रखना है प्रेसिडेंट। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाए प्रेसिडेंट। और फिर आपका जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो देयर इज गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट एजीएस। एंड फिर अगर हम मेथड ऑफ इलेक्शन की बात करें तो याद रखना है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। आप और हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट डालने नहीं जाते हैं, हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट्स के लिए वोट डालते हैं, प्रेसिडेंट के लिए नहीं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली उनको एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है जिसमें सर्टेन मेंबर्स होती हैं और वो फिर आपका प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और कारण क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन का? तो आप देख लो, प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज पीएम, है ना। तो ये याद रखना है। पहली बात तो ये कि बस प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट इज आवर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन रियल एग्जीक्यूटिव इज पीएम। सो अगर उनको डायरेक्ट इलेक्शन दे दिया जाए तो फिर तो ये इस प्रकार से हो गया कि प्रेसिडेंट को भी आपको उतने पावर देने पड़ेंगे बिकॉज ये जनता का समर्थन है। दैट्स व्हाई इसे नहीं रखा गया डायरेक्ट इलेक्शन में। दूसरा, डायरेक्ट इलेक्शन ये वेरी कॉस्टली हो सकता था, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था, एनर्जी कंज्यूमिंग हो सकता था। अब ऐसा फ्रीक्वेंट देश में बार बार इलेक्शन ही होते रहे, हु विल ट्राई टू गो एंड कास्ट वोट हु, तो ये सब दिक्कतें आ सकती थी। तो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं ये दूसरा कारण बना। एंड फिर देख लो, मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, तो मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ क्या है आप देख लो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा ये दोनों हो जाती है। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और याद रखना जब हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें नाइदर इलेक्टेड नॉर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर पार्ट ऑफ कॉलेज। ये जरूर याद रखना है। ये मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में आपको याद रखना है इलेक्टेड आएगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, इलेक्टेड मेंबर, जहां कहीं भी नॉमिनेटेड मेंबर आएगा उसको छांट देना है, उसको एलिमिनेट कर देना है बिना आंख खोले। सो इलेक्टेड मेंबर्स, उसमें भी क्या, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट एकदम नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। और जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ये भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी एंड पुडुचेरी एंड दिल्ली। एंड जो प्रेजेंट सिस्टम है यहाँ पर ये है कि जो आपके मेंबर्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के वो यूनियन एंड स्टेट दोनों से लिए जाते हैं, है ना, दोनों शामिल होते हैं मेंबर्स के रूप में, सो दैट प्रेसिडेंट दोनों को रिप्रेजेंट करे, यूनियन को भी रिप्रेजेंट करे एंड स्टेट को भी रिप्रेजेंट करे इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। एंड फिर देख लो, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वैल्यू ऑफ वोट इसे डिटरमाइन करी जाती है इन द फॉलोइंग मैनर, है ना। वैल्यू ऑफ वोट इज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। इसको याद रखना है कि कैसे वैल्यू ऑफ वोट निकाले जाते हैं। पहली बात तो ये, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए कैसे निकाला जाएगा? तो इसको निकाला जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। लेट्स से कि किसी स्टेट में पॉपुलेशन है 100 करोड़, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द एलए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, उस
उस स्टेट में, तो लेते उस स्टेट में टोटल आपका 20 हो गया है ना, इंटू 1/1000 कर दिया, तो जो भी निकल कर आएगा ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए होगा। और अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, तो और कुछ नहीं बल्कि जो भी हमने वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकाला है सबको जोड़ दिया जाए, सारे स्टेट्स के वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए जोड़ दिया जाए, डिवाइड करो उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, तो ये हो गया आपका इलेक्शन बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये होता है, याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड दूसरा बात ये याद रखना है कि वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, बताया नहीं जाता। And a candidate in order to be declared elected to the office of president must secure a fixed quota of vote, ये याद रखना है, ये जरूर याद रखना, फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट। लेकिन फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट में जो आपका इलेक्टोरल कोटा है वो वेरी करती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। देख लो, इलेक्टोरल कोटा है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड डिवाइडेड बाय 1, और ये जो 1 दिया गया है एक्स्ट्रा, यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1 है तो यहाँ 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, और प्लस 1 हो गया आपका यहाँ पर, है ना। तो ये याद रखना है। साथ ही साथ ये याद रखनी है कि ऑल डिस्प्यूट्स एंड डाउट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नॉट अदर कोर्ट, व्हिच डिसीजन इज फाइनल। एंड इफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो भी एक्ट किए गए हैं बाय हिम यानी कि प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, वो इनवैलिडेट नहीं होते हैं, याद रखना। वो रिजेक्ट नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता। जो आपके इम्पोज कर दिए गए हैं एक्शंस, तो वो चलते रहेंगे एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। कुछ पॉइंट जो रिमेंबर करने हैं, पहली बात तो यही कि नॉमिनेटेड मेंबर तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट में दोनों सदन पार्टिसिपेट करता है, यानी कि बहुत लोकसभा राज्यसभा और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इफ असेंबली इज डिसॉल्व, मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट, so the election of a person as president cannot be challenged on the ground that electoral college was incomplete, ये निकल कर आता है। एंड फिर आप देख लो पैरामीटर्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ये सब शॉर्ट समरी है। डिफरेंसेस आपको प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर में बताया जाएगा। प्रेसिडेंट में देख लो इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया, रट लेना, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, वैसे तो आपको पता होगा, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन देख लो, सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो नेचुरलाइज सिटीजन हो या फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पर उन्होंने ये किया हो, है ना। फिर देख लो कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। फिर देख लो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। एंड फर्दर द नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 एज सेकेंडर, है ना। तो 50 चाहिए, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 50 एज सेकेंडर। एंड साथ ही साथ मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000, और अगर 1/6 वोट, ये याद रखना, 1/6 वोट अगर नहीं लाया गया कैंडिडेट के द्वारा, तो ये सिक्योरिटीज डिपॉजिट फोर्टिफाइड यानी कि जब्त कर दी जाएगी, इनको पैसे ये वापस नहीं मिलेंगे, है ना। तो क्या याद रखना है, 1/6 वोट लाने हैं, सो दैट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोर्टिफाइड ना हो, उससे कम आएगा तो 45 हो जाएगा। साथ ही साथ 50 इलेक्टर प्लस 50 सेकेंडर चाहिए। ओथ की बात करें तो याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, प्रेसिडेंट का ओथ एडमिनिस्टर करी जाती है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड अगर ये नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपका एडमिनिस्टर करेंगे। और फिर देख लो गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है वो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड ये ना तो इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली पीपल के द्वारा, ना ही इनडायरेक्टली इनको चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा चुन लिए जाते हैं। और ये कैनेडियन मॉडल जो है, ये बेसिकली कैनेडियन मॉडल है कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशली कंस्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज, बट वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल। बट हमें याद रखना है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, देयर इज नो रोल मॉडल ऑफ मैनर ऑफ इलेक्शन जस्ट वी हैव सीन इन प्रेसिडेंट। एंड फिर याद रखना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो है, एंड इट इज नॉट अंडर कंट्रोल और सबऑर्डिनेट नॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखना है ना। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट नॉट एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर देख लो क्वालिफिकेशन की बात करें तो वी हैव सिटीजन ऑफ इंडिया, ये नेचुरलाइज या रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 2 अदर कन्वेंशन देख लो, एक तो आपका आउटसाइडर है, यानी कि आउटसाइडर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, है ना, यानी कि जो आउटसाइडर है वो उन स्टेट में ना बिलोंग करे जो जहाँ से वो अपॉइंट हो रहा है।
दूसरा, while appointing the governor, the president is required to consult the CM of the state concerned. दो बात याद रखनी है, लेकिन ये दोनों कन्वेंशन है। पहला बात तो ये कि आउटसाइडर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। अगर दिल्ली में अपॉइंट हो रहा है तो जो आउटसाइडर है वो दिल्ली से बाहर का हो। दूसरा, while appointing the governor, the president is required to consult the CM of the state. याद रखना, to consult CM of the state concerned, but it is also a convention. However, both convention have been violated in some of the cases. एंड फिर अगर हम बात करें ओथ की, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्टर करते हैं, और अगर ये नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट अवेलेबल ये अवेल करते हैं। एंड फिर देख लो कंडीशंस की, तो संविधान ने क्या कंडीशन लगा के रखे हैं, देख लो प्रेसिडेंट को लेकर। तो प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। याद रखना, प्रेसिडेंट न्यूट्रल है, आपका कोई भी सदन का ये मेंबर नहीं है। और अगर ये चुन लिए गए प्रेसिडेंट के रूप में, तो इनकी जो कैंडिडेटशिप है, इनकी जो कैंडिडेट्स तो ये बात कहा जा रहा है कि ये याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पार्लियामेंट का सदस्य या यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा, ऐसा नहीं है। उनको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होना है। नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर है भी तो उनको सीट वैकेट कर देनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनको होल्ड करनी नहीं है। और इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेज, ये सब किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। याद रखना, बहुत सारी जगह पर ये इमोल्यूमेंट्स जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन करी जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखेंगे। बट यहाँ पर जो इमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेज हैं, as may be determined by parliament. And फिर यहाँ देख लो, emoluments and allowances cannot be diminished during his terms of office, and when appointed as governor of 2 or more state, allowances shared by the state in such a proportion as determined by the president. ये याद रखना कि अगर 2 स्टेट हैं, 2 से ज़्यादा स्टेट्स हैं और सेम गवर्नर ऑपरेट करना है, तो स्टेट की सैलरी क्या होगी, किसको कितना मिलेगा, ये 3 या फिर अगर जो भी मेंबर्स हैं उन सब को मिलाकर ये जो है आपका दिया जाएगा आपको, है ना। एंड फिर देख लो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज की बात करें तो यस देयर इज प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। और क्या है तो देख लो, पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल एबिलिटी ऑफ हिज एक्ट, यानी कि जो भी ऑफिशियल एक्ट ये करते हैं उस ऑफिशियल एक्ट के लिए उनको लीगल लायबिलिटी से इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी इन द सेंस कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि अगर कोई भी क्राइम कर ले या किया हो, इवन द पर्सनल एक्ट, उन सब से इनको डिस्काउंट है ना। एंड फिर देख लो, कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, ये बात भी आ जाती है। एंड सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ये बात है। और अगर हम बात करें टर्म की, तो गवर्नर, तो यहाँ पर देख लो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के टर्म 5 years है, और प्रेसिडेंट तो किसके प्लेजर पर रहेगा। लेकिन हाँ, गवर्नर जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब मन तब इसे हटाया जा सकता है इसके ऑफिस से। और रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट किसे रेजिग्नेशन देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ री इलेक्शन पॉसिबल है फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और यूएसए में री इलेक्शन 2 ही बार हो सकता है, दैट्स वाई बराक ओबामा 2 बार बन के तीसरी बार नहीं बन पाए। इट इज ऑल बिकॉज 2 times इज अलाउड। and hold office beyond his term until his successor assumes charge to prevent interregnum। और यहाँ पर देखो, गवर्नर का तो टर्म 5 years है, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसेबल, सो नॉट नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस, ये बात है। बिकॉज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ये जस्टिसेबल नहीं है, सो नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स्ड टर्म्स ऑफ ऑफिस, कब हट जाए कब चल जाए ये सब बात हो जाती है। एंड देख लो, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, ये बातें। एंड होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज टू प्रिवेंट द इंटरव्यू, है ना। लेकिन ये जरूर याद रखना है, ये जो रेजिग्नेशन सौंपेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कौन है, ये आपका अपर हाउस में जो भी है। एंड अगर इम्पीचमेंट की बात करें, तो अगर हम बात करें इम्पीचमेंट की, तो देख लो, इम्पीचमेंट जो है वो आपका फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक ही ग्राउंड दिया गया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो फ्रेज है ये डिफाइन नहीं किए गए हैं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टर्म है ये डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस एक ही ग्राउंड दी गई है, वो है आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस मोशन फॉर इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड आइदर बाय
लोकसभा और द राज्यसभा, तो एनी ऑफ द हाउस। एंड जो चार्जेस साइन किए जाने हैं टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, तो वो 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस होने चाहिए एंड 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन। याद रखना चार्जेस शुड बी साइन, जो भी चार्ज लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, दैट शुड बी साइन बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड ए 14 डे नोटिस शुड बी गिवन। एंड फिर देख लो रिजोल्यूशन शैल बी पास बाय बोथ द हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दोज हाउस। ये याद रखना है, रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय बोथ हाउस, वो भी मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करी जा रही है, क्या बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। एंड प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। एंड याद रखना ये आपका पार्लियामेंट का क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर देखने को मिल रहा है, बिकॉज इम्पीच किए जा रहे हैं, है ना। और ये याद रखना यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन, है ना। तो इनको हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए ये पार्टिसिपेट जरूर करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बट इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दो दे पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। तो याद रखना यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड फिर देख लो अगर हम अन्य फैक्टर्स गवर्नर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड अपॉन विच गवर्नर में बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक, जब तक गवर्नर है तब तक एंजॉय करता है, उसके बाद हटा दिए जाएंगे। एंड वैकेंसी की बात करें तो देख लो ओनली फॉर प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है, यानी कि वैकेंसी कैसे हो सकता है, टेन्यूर यानी कि जो टर्म था उनका एक्सपायर हो गया 5 ईयर्स का, रेजिग्नेशन दे दिया होगा उन्होंने, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट हो गया होगा, डेथ हो गया होगा, अदरवाइज हो गया होगा। अदरवाइज यानी कि लेट्स से कि डिस्क्वालीफाई कर दिया टू होल्ड ऑफिस और इलेक्शन, है ना, इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ये हो गया आपका। फिर देख लो आप इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म एंड वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। याद रखना है आपको, जो इलेक्शन है टू फिल द वैकेंसी वो आपका एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से पहले ही करवा दिया जाता है, सो दैट अगर टर्म के बाद होगा तो फिर प्रेसिडेंट तब तक सीट खाली नहीं करेंगी जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता। और बेसिकली ऑफिस वैकेंट किस किस तरीके से हो सकता है, तो रेजिग्नेशन दे दे, रिमूवल हो जाए, डेथ हो जाए, अदरवाइज इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। याद रखना वाइस प्रेसिडेंट में जो इलेक्शन का डेट है अगर वैकेंट होता है तो कोई 6 मंथ नहीं दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में अगर वैकेंसी आती है तो विद इन 6 मंथ आपका जो है इलेक्शन कराना है, ये मस्ट है फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच ए वैकेंसी। और देख सकते हो उस बिहाफ पे, यानी कि जिस पीरियड तक आपका जो वैकेंसी रहेगी तब तक आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपका एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के रूप में अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और फिर देख लो ये जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है रिमेन इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ही अज्यूम द चार्ज, है ना, ये बात याद रखना है। जबकि यूएस में क्या होता है, रिमेनिंग टर्म तक होता है। प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर काउज। और देख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अगर लेट से कि अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस या इलनेस या एनी अदर काउज, तो वाइस प्रेसिडेंट उन प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी तबीयत कुछ खराब चल रहा है तो सीजीआई, या फिर सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ऑफिस। वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास, और वीटो पावर में देख लो आप एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि एसेंट को विथहोल्ड करके रख लेना। कोई भी बिल अगर लेजिस्लेचर की तरफ से आई है, अगर उस बिल को विथहोल्ड कर लिया जाता है तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट वीटो। क्वालिफाइड वीटो की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेजिस्लेचर है वो ओवरराइड कर देगा बिल को विथ हाई मेजोरिटी। और यूएसए प्रेसिडेंट में ये आपका क्वालिफाइड वीटो है, बट इंडिया में या इंडियन प्रेसिडेंट डजंट हैव ज़्यादा क्वालिफाइड वीटो। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी एंड नॉट फॉर मनी बिल। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल के लिए सस्पेंसिव वीटो एंजॉय नहीं की जाती है, ये आपका ऑर्डिनरी बिल्स के लिए सस्पेंसिव वीटो एंजॉय करी जाती है। एंड वी हैव द पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो की बात करें तो देख लो टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर प्लस नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बिल्कुल याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपका कोई पॉकेट वीटो नहीं होता है। साथ ही साथ टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर
पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है ना, जो बिल आए हैं उसको पॉकेट में रख लो, यानी कि एक तो संविधान ने टाइम पीरियड नहीं रखी है कि कब तक ये बिल प्रेसिडेंट के पास पड़ी रहेंगी। दैट्स वाई प्रेसिडेंट एंजॉयज पॉकेट वीटो टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। और याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है पॉकेट वीटो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए मस्ट है, बाइंडिंग है प्रेसिडेंट को कि वो एसेंट दे, है ना। देख सकते हो 44 CA 1978 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और फिर आप देख लो वीटो ओवर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 111। और यहाँ पर गवर्नर की बात करें तो वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 200। गवर्नर नहीं, बेसिकली दोनों प्रेसिडेंट ही होता है, बस गवर्नर रिजर्व करता है बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर हम बात करें वीटो ओवर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, यानी कि पार्लियामेंट की तरफ से अगर कोई लॉ लेकर आई है तो पार्लियामेंट के पास जब एसेंट के लिए जाती है तो फिर जो आपका वीटो पावर इंजॉय करी जाती है अंडर 111, तो क्या है आपका देख लो, मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, तो एसेंट दिया जा सकता है इस बिल को। मे विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, तो जो एसेंट है इसको विथहोल्ड भी किया जा सकता है। मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, याद रखना। बट अगर फिर से बिल पास किया गया अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, देन प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। एंड फिर देख लो वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन अंडर द आर्टिकल 201, तो इसके तहत क्या होगा, मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, या फिर मे विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, या फिर मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल इफ नॉट ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो अगर स्टेट लेजिस्लेशन आती है और वो गवर्नर के द्वारा रिजर्व करी जाती है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर एसेंट दिया जा सकता है, विथहोल्ड किया जा सकता है एसेंट को, या फिर गवर्नर को डायरेक्ट किया जा सकता है टू रिटर्न द बिल इफ नॉट ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ SLA। लेकिन इफ बिल इज पास्ड अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, यहाँ पे याद रखना है बिल इज पास्ड अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट। कितना बार आपका बिल पास किया जाए, रिकंसिडर किया जाए अगेन एंड अगेन, फिर भी प्रेसिडेंट को ये बाइंड नहीं करता कि वो एक्सेप्ट करे, एसेंट दे उस बिल को। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बिल के ऊपर लागू होती है, पार्लियामेंट्री बिल के ऊपर नहीं, है ना। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग टू बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन, इसलिए प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन एज वेल। फिर यहाँ देखो वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 200, तो मे गिव एसेंट टू द बिल, या फिर मे विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, या फिर ये रिटर्न कर सकते हैं द बिल इफ इट इज नॉट ए मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। एंड if bill is passed again with or without amendment, then governor must give his assent to the bill। ये आपका गवर्नर का वीटो पावर है, बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट का वीटो पावर है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन को लेकर अंडर आर्टिकल 111, यहाँ पर वीटो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर अंडर आर्टिकल 201। और यहाँ पर देख सकते हो 200 के तहत वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 200, ये आपका गवर्नर का वीटो पावर है। एंड गवर्नर के एक एक्स्ट्रा पावर है कि दे ही मे रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड फिर अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, तो देख लो आर्टिकल 123, ये तो आपका प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। और फिर आर्टिकल 213 गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। इम्पावर द प्रेसिडेंट / गवर्नर रेस्पेक्टिवली कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकते हैं बट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। एंड promulgate an ordinance only when any one or both houses of parliament या state legislature are not in session, ये याद रखना है ना। तो promulgate an ordinance only when any one या फिर both the houses, या तो एक हाउस से आपका सेशन में हो दूसरा ना हो, या फिर दोनों हाउस सेशन में ना हो, तो आपका promulgate किया जाता है ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के द्वारा रेस्पेक्टिवली। एंड देख लो ऑर्डिनेंस हैव सेम इफेक्ट ऑफ फोर्स as an act of parliament या state legislature but are in nature of temporary law because इसका maximum 6 weeks from the reassembly of parliament इसको पास करवाना पड़ता है ना। and maximum life of ordinance क्या हो सकते हैं, 6 month and 6 week हो सकते हैं in case of non approval by parliament या state legislature बिकॉज 6 मंथ का मिनिमम गैप होता है ना बिटवीन 2 सेशन, ये संविधान की तरफ से। दैट्स वाई 6 मंथ में तो आपका सेशन आ ही जाएगा, और 6 मंथ में सेशन आ गया तो विद इन 6 वीक आपको पास करवाने, तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड मिल जाता है ऑर्डिनेंस को एग्जिस्टेंस के लिए 6 मंथ से 6 वीक। एंड फिर देख लो इश्यूड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज एंड इट कैन नॉट एब्रोगेट और टेक अवे द फंडामेंटल राइट, ये याद रखना है ना। इश्यूड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर
कैन मेक लॉज एंड इट कैन नॉट एवरीज या टेक अप एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ऑर्डिनेंस नहीं इश्यू करी जा सकती, मनी बिल के लिए ऑर्डिनेंस इश्यू नहीं करी जा सकती। प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फैक्शन जस्टिसिएबल, ये याद रखना, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सेटिस्फैक्शन जस्टिसिएबल है ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड एंड इट इज नॉट ए पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। एंड फिर देख लो, प्रेसिडेंट या गवर्नर विद्रो कर सकती है ऑर्डिनेंस को एट एनी टाइम एंड मे आल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब्ड 6 वीक, अगर दोनों हाउसेस ने, वो पार्लियामेंट के हो सकते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के हो सकते हैं, पास रेजोल्यूशन एंड नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर, याद रखना है, ही कैन प्रोमulgate और विथड्रॉ ऑर्डिनेंस ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम या सीएम एंड इट कैन अल्टर और अमेंड ए टैक्स लॉ और एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर और अनदर ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है, रेस्पेक्टिव हो सकता है। याद रखना, इट कैन नॉट बी इश्यूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी याद रखना, इट कैन अल्टर और अमेंड ए टैक्स लॉ और एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर और एनी अदर ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम प्रीवियस डेट, ये याद रखना है आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग पॉलिटी के रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कवर कर लिया है और प्रेसिडेंट का कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ है तो उसे आज कवर करेंगे। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का भी होता है, पार्डनिंग पावर गवर्नर का भी होता है, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट में एक एक्सक्लूसिव पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है जिसको आप कह सकते हो पार्डनिंग द डेथ सेंटेंस। पार्डनिंग शब्द का जनरल मतलब अगर कहे तो इसका मतलब होता है क्षमा कर देना, और पार्डनिंग पावर के तहत आपके सर्टेन पावर्स प्रेसिडेंट या गवर्नर को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, उन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद गवर्नर को डिस्कस करेंगे। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात आर्टिकल 72 में कही गई है। इसके तहत प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो पार्डन दे सकते हैं वैसे व्यक्ति को जिसे ट्राइड और कन्विक्ट किया गया हो किसी भी ऑफेंस के लिए, जहां पर जो पनिशमेंट दी गई है या फिर सेंटेंस दी गई है वो अगेंस्ट द यूनियन लॉ के खिलाफ है, यानी कि अगर कोई यूनियन लॉ है उसका वायलेशन हुआ है और वो क्वालिफाइड है फॉर पनिशमेंट और सेंटेंस, तो उसके लिए प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर इस्तेमाल कर सकती है। या फिर पनिशमेंट और सेंटेंस गिवन बाय द कोर्ट मार्शियल, कोर्ट मार्शियल यानी कि आपका मिलिट्री कोर्ट है, उसके तरफ से अगर कोई पनिशमेंट या फिर सेंटेंस आई है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट आपका पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है। या फिर जो आपका सेंटेंस दी गई है वो आपका डेथ सेंटेंस हो, और याद रहे डेथ सेंटेंस चाहे वो आपका स्टेट कोर्ट दिया हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट दिया हो या फिर कोई अन्य कोर्ट भी क्यों ना दिया हो, डेथ सेंटेंस के मैटर को हियर करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास दिया गया है। प्रेसिडेंट ही पार्डनिंग पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस का गवर्नर नहीं। और डेथ सेंटेंस के प्रोविजन चाहे वो स्टेट लॉज में दिए गए हो या फिर सेंट्रल लॉज में दी गई हो, यूनियन लॉ जिसको कहते हैं, तो भी प्रेसिडेंट दोनों केसेस में डेथ सेंटेंस वाला पार्डनिंग पावर एंजॉय कर सकता है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 161 के तहत पावर एलोकेट करी गई है, जिसके तहत गवर्नर को यानी कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट, तो बेसिकली जो गवर्नर है यानी कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ही कैन आल्सो ग्रांट पार्डन, कम्यूट, रेस्पाइट, रिप्राइव, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट एंड सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन जो कन्विक्ट हुए हो अगेंस्ट द स्टेट लॉ। वहां पर आप ध्यान दो, प्रेसिडेंट के क्षेत्र में आपका यूनियन लॉ है या फिर सेंटेंस इज गिवन बाय कोर्ट मार्शियल या फिर सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस। यहाँ पर आप देख लो जो सेंटेंस दिया गया है वो आपका स्टेट लॉ के अगेंस्ट दिया गया है, और जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर का पार्डनिंग पावर है, दोनों में अगर डिफरेंस देख लिया जाए तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस गिवन बाय द कोर्ट मार्शियल दैट इज मिलिट्री कोर्ट, जबकि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता, गवर्नर को ये एम्पावरमेंट नहीं दी गई है। साथ ही साथ डेथ सेंटेंस प्रेसिडेंट आपका पार्डन कर सकता है, यानी कि अगर कोई ऐसा केस में व्यक्ति फंस गया है जिसमें डेथ सेंटेंस मिल गया है कोर्ट की तरफ से, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके डेथ सेंटेंस को खारिज कर सकते हैं, जबकि गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है। इवन अगर स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब भी करता है डेथ सेंटेंस को, तो जो पावर दी गई है टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट, गवर्नर के साथ नहीं, ये तो पता होना चाहिए आपको। और
पार्डन की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। पार्डन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम में उसको सेंटेंस मिला है, सेंटेंस यानी कि 2 साल 4 साल जो भी आपका टर्म है वो मिला है, साथ ही साथ वो कन्विक्ट भी हुआ है, तो पार्डन का मतलब जो सजा है और जो कन्विक्शन है दोनों हट जाती है एंड सारे चार्जेस, सेंटेंसेस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन सब खत्म हो जाते हैं पार्डन में। पार्डन मतलब मान के चलो उन्होंने कभी अपराध किया ही नहीं था। कम्यूटेशन की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जो दी गई है, लेट्स से कि कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दी गई है, उसको लाइटर फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है, तो उसको हम कम्यूटेशन कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म। और रेमिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस दी गई है उसके पीरियड को कम कर देना। पीरियड यानी कि क्या, जैसे 5 साल का सजा लेट्स से कोर्ट ने सुनाया था उसको 3 साल कर देना, 2 साल कर देना, बट जो कैरेक्टर है वो नहीं चेंज होगा, यानी कि चोर चोरी कहलाएगा, भले ही उसका 5 साल की सजा कम कर 3 साल 2 साल कर दिया जाए। ये होता है आपका रेमिशन। रेमिशन में आपका पीरियड कम होता है, टर्म कम होता है सेंटेंस का, कैरेक्टर नहीं कम होता है, चोर चोरी रहेगा। रेस्पाइट का मतलब ये हुआ कि लेसर सेंटेंस दिए जा रहे हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड, लेकिन रेस्पाइट और रेमिशन में कुछ सिमिलरिटी है, बट रेस्पाइट में हो क्या रहा है कि जो स्पेशल फैक्ट के कारण ये सेंटेंस को कम किया जा रहा है। रेमिशन में ऐसा कोई स्पेशल फैक्ट नहीं है, वहां पर सिंपली पीरियड को कम किया जा रहा है विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर। जबकि रेस्पाइट में हमने लेसर सेंटेंस तो दिया है लेकिन कुछ स्पेशल फैक्ट, लेट से कि कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो गई है ना, तो ये स्पेशल फैक्ट है, इसको कंसिडर किया जा सकता है और इसके तहत जो आपका सेंटेंस है उसे कम किया जा सकता है, इसी को कहेंगे हम रेस्पाइट। तो रेस्पाइट और रेमिशन में अंतर याद रखना है, दोनों सिमिलर है, बट रेस्पाइट में बात यह है कि आपका स्पेशल फैक्ट कुछ नजर आएगा, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी और कुछ हो सकते हैं। रिप्राइव की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि कोई कोर्ट ने सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस को एग्जीक्यूट होने से रोक लगा देना या फिर स्टे कर देना, जैसे होता है ना स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर मतलब कि आगे ऑर्डर प्रोसेस नहीं करी जाएंगी, उसी प्रकार से ये आपका प्रेसिडेंट रिप्राइव पावर इस्तेमाल करता है और जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टे लगा देता है। स्पेशली डेथ सेंटेंस के लिए ये किए जाते हैं, क्योंकि अगर डेथ सेंटेंस के लिए स्टे ऑर्डर नहीं लगाए जाएंगे तो फिर वो जो बंदा है जिसको ये सजा मिली है वो कैसे इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है फॉर ए टेम्पोररी पीरियड। डेफिनेटली इसी टेम्पोररी पीरियड में वो जो बंदा है, जो आरोपित है, जिसको सजा मिल गई है, वो प्रेसिडेंट के पास बेसिकली अपना रिक्वेस्ट लेके जाते हैं और अल्टीमेटली जो भी प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना होता है वो लिया जाता है। और ये याद रखना है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट का, जुडिशियरी से इंडिपेंडेंस है, यानी कि जुडिशियरी और जो प्रेसिडेंट है इन दोनों में कोई कह सकते हो कि डिपेंडेंसी नहीं है इस पार्डनिंग पावर को इश्यू करने में। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली इश्यू कर सकते हैं पार्डनिंग पावर को, लेकिन याद रखना प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ही ये पार्डनिंग पावर इश्यू की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और जैसा कि मैंने बोला कि पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट या गवर्नर इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर। याद रखना है, जो भी डिसीजन लिया गया है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा उसके लिए रीजन नहीं देना अनिवार्य होगा कि इसीलिए मैंने डिसीजन लिया या फिर ये मैंने रिस्पाइट पावर इसलिए यूज किया, ये सब रीजन पब्लिक के सामने देने की जरूरत नहीं है। नॉट बाउंडेड, ये संविधान ने कह रखा है। और ये जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट जुडिशियल रिव्यू हो सकती है व्हेन द प्रेसिडेंट डिसीजन आर्बिट्री है, इरेशनल है, मालाफाइड है या डिस्क्रिमिनेटरी है। सिंपल टर्म में कहे तो यस, ये जो एक्सरसाइज है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर, वो आपका जुडिशियल रिव्यू के कैटेगरी में आ सकता है, बट एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन आ सकता है। अगर हम बात करें डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट जब बिना एड एंड एडवाइस के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके बिना एडवाइस के जब एक्ट करता है तो उसको डिस्क्रिशन, नाम से पता चलता है डिस्क्रिशन, यानी कि प्रेसिडेंट अपने आप ये पावर एंजॉय करेगा। तो क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास मौजूद है? एक तो आप देख लो सिचुएशनल डिस्क्रिशन। सिचुएशनल डिस्क्रिशन यानी कि ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर प्रेसिडेंट को
ये डिस्क्रिशनरी पावर लेनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पीएम या सीएम को अपॉइंट करने की बात हो, जब किसी भी पार्टी का क्लियर मेजोरिटी लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में न आया हो। याद रखना है आपको, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए गवर्नर की बात हो रही है आपका, और ये जो लोकसभा है उसके लिए आपका प्रेसिडेंट टर्म यूज हो रहा है। यहाँ पे एक साथ कर दिया गया, इसीलिए इसको आप कंफ्यूज मत करना। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर या सीएम व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक तो आप कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देख सकते हो, जब पीएम या सीएम इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, है ना, कि अगर लेट से कि प्राइम मिनिस्टर या किसी स्टेट के सीएम की मृत्यु हो जाती है, देयर इज नो सक्सेसर इन द पार्टी, तो अल्टीमेटली यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट यानी कि स्टेट है तो गवर्नर का हो जाएगा, जहां पर वो किसी को भी सरकार बनाने के लिए बोल सकते हैं। एंड फिर आप देख सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसल कर देना, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस, या फिर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसल कर देगा जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कॉन्फिडेंस अपना साबित नहीं कर पाता है। कॉन्फिडेंस साबित करने का मतलब यह है कि आपको बताने पड़ेंगे कि आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, फॉर एग्जांपल लोकसभा है, तो लोकसभा में आपको मेजोरिटी कितनी लानी पड़ती है सरकार बनाने के लिए, 273 प्लस 273। कहने का मतलब ये हुआ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तब पास हो जाता है जब आप कह सकते हो कि लोकसभा में 273 मेंबर्स का समर्थन नहीं आ पाता है। उसी प्रकार से कॉन्फिडेंस मोशन कह सकते हो, यानी कि जो लोकसभा में प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे शो कर सकते हैं, जब वो ये बता दें कि हाँ मेरे पास 273 एंड प्लस का समर्थन है, और वो बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पर साबित किए जाते हैं। तो ये बातें हो गई है ना। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मेजोरिटी खो दी है तो फिर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन हो ही जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा। ये डिसोल्यूशन का काम आपको ही पता है, लोकसभा के लिए आपका प्रेसिडेंट करता है, राज्य लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट करता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डिसोल्यूशन कौन करता है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर। राज्यसभा के लिए कौन करता है, तो राज्यसभा के लिए कोई नहीं करता, बिकॉज इट इज परमानेंट बॉडी, ये डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये हमने डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर के बारे में डिस्कस किया, और पार्डनिंग पावर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव कि आपका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के लिए नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन यानी कि संविधान ने अलग से मेंशन कर दिया हो कि हाँ ये सर्टेन सिचुएशन है जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एंजॉय करना पड़ेगा। ये गवर्नर के लिए दिया गया है, प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन? फॉर एग्जांपल जो गवर्नर हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया जो बिल है उसको रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये पावर प्रेसिडेंट के हाथों में नहीं है, बिकॉज लोकसभा के ऊपर और कौन है, कोई नहीं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर गवर्नर है, गवर्नर के ऊपर प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपका नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इन सच केस, है ना। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट भी किसी बिल को रिजर्व कर लेगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। और फिर जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर की बात करें तो देख लो, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना हो स्टेट में तो आपको ही पता है कि गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन गवर्नर को दिया गया है। साथ ही साथ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर की बात करें तो देख लो, व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, तो भी आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन है, एडिशनल चार्ज के रूप में इनको दिया जाता है पावर। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ असम है, मेघालय है, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चार जो है जो आपके शेड्यूल नंबर 6 में भी मेंशन है, MMTA आप सुने होंगे, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, इनके जो यहाँ गवर्नमेंट बनते हैं, और जो गवर्नर है, गवर्नर डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट यहाँ के गवर्नमेंट को पे करने हैं टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल। ये आपको ही पता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल 6 शेड्यूल एरियाज के तहत कंस्टिट्यूट की जाती हैं इन ट्राइबल एरियाज में, दैट इज योर मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। और बेसिकली पे किस लिए किए जाएंगे इन्हें, तो बेसिकली जो
लेट्स से कि मिनरल एक्सप्लोरेशन इन रीजन में है, तो मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए लेट्स से कि लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस लेने के लिए हो सकता है जो रॉयल्टी के रूप में हो सकता है पे किया जाए, सो दैट इन लोगों का भी भला हो, दैट्स वाई, है ना। तो डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी एक्यूरिंग फ्रॉम लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये हमने देखा। साथ ही साथ सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर का टॉपिक हमने डिटेल से कवर कर लिया है।